नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो में टैक्स इट इजी, wherein we help you to simplify and answer the most difficult question of your life, which is GST and income tax. We have the privilege to have two industry experts with us from the space of taxation and CA. So, introducing Mr. Amit Gupta, he is the CA turned advocate and author of a book and various articles. We also have the privilege to have Devender ji on the show, who is someone जो 23 साल की उम्र में CA बने. He is also a qualified insolvency professional in his first attempt. He is someone who has also trained many GST officials, many corporates, many CAs as well. And without delaying this conversation further, without being a halt in between, let's jump on to the main conversation. Devender ji, I would love to start the conversation with you, wherein आज के दिनों में ना हम ये बहुत सुनते हैं, पहले वैट ने वाट लगा रखी थी और अब जीएसटी नचा रहा है. How do you look at the recent budget changes that has happened? जो हमारा बजट में चेंजेस आए हैं, जो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब से मानव युग की शुरुआत हुई है, लोगों को टैक्स तो देना ही पड़ा है. चाहे पहले वो लगान के रूप में था, चाहे पहले वैट के रूप में था, या आज जीएसटी के रूप में है. जीएसटी को मैं एक अच्छे टैक्स के रूप में देखता हूं, क्योंकि जहां पहले जो टैक्सेशन था वो स्टेट लॉस के रूप में था. हर स्टेट के अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, काफी कंफ्यूजन रहती थी. किसी स्टेट में कुछ अलग टैक्सेशन होता था, दूसरे स्टेट में अलग टैक्सेशन, टैक्स के रेट डिफरेंट होते थे. सरकार ने जब जीएसटी को लाया तो पूरे भारत को एक भारत एक टैक्स के रूप में जीएसटी की इंट्रोडक्शन हुई. सर, लेकिन आप मुझे ये बताइए सर, जब जीएसटी आया था तो सरकार ने कहा था हम टैक्सेशन सिस्टम को ईज करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी कॉन्वर्सेशन से भी मुझे यही समझ में आ रहा है कि जीएसटी हमने ईज आउट करने के लिए किया था. बट आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं, एंड मैं ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर बता सकते हैं कि जीएसटी में और पिछले टैक्सेशन सिस्टम में क्या फर्क है. ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है और पहले टैक्सेशन सिस्टम क्या था, अगर आप प्लीज हमें बता देंगे तो. देखिए, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, देखिए जब भी कोई नया सिस्टम आता है और भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो किसी भी चीज को एक ग्रॉस लेवल पे, मैक्रो लेवल पे इंट्रोड्यूस करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, जो कि आना लाजमी है. पर अब मैं समझता हूं, क्योंकि 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं और हम 5 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए. अब मुझे लगता है काफी स्टेबलाइज हो रहा है, काफी सिंप्लीफाई ऑलरेडी हो चुका है, एंड इन द टाइम्स टू कम इट विल गेट इवन मोर सिंप्लीफाइड. दिस इज व्हाट आई होप फ्रॉम जीएसटी. ग्रेट. तो अभी जो बजट में चेंजेस आए हैं, कुछ रेट्स बढ़े हैं, कुछ कम हुए, उस पे अगर आम आदमी की जेब पे हम देखें तो किस तरह से उस पे प्रभाव पड़ा है, या क्या आप हमें बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उन्हें इन चेंजेस को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, जहां तक आप जो चेंजेस की, लेटेस्ट चेंजेस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का प्रपोजल था 5% से 12% करने का. बट गवर्नमेंट ने शायद लोगों की इस जरूरत को समझा कि इसको 12% नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अभी इसे डेफर कर दिया है. तो अभी ये 5% ही है. और जहां तक मैं बजट की जो बात करूं, तो एक जो चीज है जो लोगों को चुभेगी, जो चुभ रही है, आईटीसी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका बेनिफिट शायद उतनी आसानी से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उन रेसिपिएंट्स को नहीं मिल पा रहा है जो ईमानदार हैं. कुछ लोग, कुछ रेसिपिएंट, कुछ सप्लायर गलत होते हैं, बट उसकी वजह से शायद एक बड़े बेस को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है. मैं उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट से कि आईटीसी को लेकर एक ऑनेस्ट रेसिपिएंट को, ऑनेस्ट सप्लायर को, ऑनेस्ट टैक्स पेयर को कोई दिक्कत फेस करनी ना पड़े. इस कॉन्वर्सेशन से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देवेंद्र जी आप लेके आए हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि एक आदमी जो टैक्स को एक सहज रूप से लेके जाना चाहता है, उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा. प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं नहीं, कि कहीं ना कहीं गैप है जो गवर्नमेंट फिल करना चाह रही है. उसको एक आम आदमी कैसे फिल कर सकता है? आम आदमी उसकी तरफ क्या नजरिया रख सकता है? देखिए, जो आपने बात कही कि इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा. शर्त सिर्फ यही है कि इनपुट टैक्स के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया है.
जब आप उन कंडीशंस, उन रिस्ट्रिक्शंस को फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाएगा। तो एक टैक्स पेयर को विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरा तो सीए ने काम कर दिया और मुझे नहीं पता। ही हैज टू बी अवेयर वट एवर इज हैपनिंग इन हिज कंपनी और इन टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, ही हैज टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ द सेम। ही हैज टू टेक कोग्निजेंस कि जो भी उसके बिजनेस में चल रहा है सब कुछ ठीक रहे। अगर वो टच में है अपने सप्लायर से, अगर उसके सप्लायर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसको आईटीसी लेने में कोई दिक्कत आएगी। दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगी जो किसी गलत गतिविधियों में शामिल है। थैंक यू सो मच, आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। बट मैं एक इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से भी जानना चाहूंगी। अमित जी, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो हमारे बजट चेंजेस आए हैं उससे इनकम टैक्स में क्या प्रभाव पड़ा है आम आदमी के उस पे, और एज एन एक्सपर्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एडवाइजरी आप उसको किस तरह से देखते हैं? आप उस बजट को कैसे रेट करते हैं? अगर आज मैं आपको बोलती हूँ आपको 1 से 10 के बीच में उनको रेट करना है, तो आप उसको कैसे रेट करते हैं और किन आधार पे आप उनको रेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू जसप्रीत जी कि आपने मुझे इस शो में बुलाया। जहाँ तक कि इस फाइनेंस बिल 2022 का सवाल है, तो इसके अंदर सरकार ने एक इस तरीके का बजट पास किया है कि बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया। ये बजट क्लैरिफिकेटरी ज़्यादा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नए चेंजेस को नहीं लाया। जहाँ तक कि इनकम टैक्स का सवाल है, यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो देने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है। और जहाँ तक नंबरिंग देने की बात है, तो मैं इस बजट को 7 तक नंबर देना जो है वो चाहूँगा। So, जो मैं आपकी कॉन्वर्सेशन से समझ रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स मोर लाइक एन एब्जॉर्प्शन बजट रादर देन उसमें कुछ अमेंडमेंट। जो प्रीवियस बजट है उसी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की गई है, एब्जॉर्प्शन स्टेज पे लाने की कोशिश की गई है। आप इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इस बजट के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काफ़ी लिटिगेशन थी जी। तो सरकार ने जो मेमोरेंडम आया बजट का, उसके अंदर बाकायदा केसेस का हवाला देकर ये बताया गया कि ये कन्फ्यूजन्स के पॉइंट थे, यहाँ पे लिटिगेशन का पॉइंट था, और उनको एक्सप्लेन करते हुए वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, जो कि एक वेलकम स्टेप है, ताकि लोगों को उन प्रोविजंस को समझने में भी मदद मिले और गवर्नमेंट की एक मंशा पता चले कि गवर्नमेंट इस मुद्दे पे क्या कहना चाहता था, टैक्सेशन डिपार्टमेंट क्या रुख था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बजट काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर पब्लिक को बड़ी उम्मीद थी कि क्योंकि ये कोविड का टाइम था कि कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी लोगों की काफ़ी जेब पे फ़र्क पड़ा है, तो उस लिहाज से कोई ना तो इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ाए गए हैं, ना टैक्सेशन रेट को थोड़ा बहुत कम किया गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा ये बजट जो है मुझे कमज़ोर दिखाई देता है। अमित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक आम आदमी को यहाँ पे लाए हैं कॉन्वर्सेशन में, तो 30% टैक्स स्लैब, इट्स वे टू हाई। तो आप इस 30% के टैक्सेशन स्लैब को कैसे देखते हैं? जहाँ तक कि टैक्स रेट का सवाल है, हमारे देश में 30% है और कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे ये रेट 40% भी है, 45% भी है। टैक्सेशन के रेट से जो पब्लिक है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक उनकी हैबिट बन जाता है टैक्स देना। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क हमारे देश में ये है कि जो भी रेवेन्यू सरकार कलेक्ट करती है उसका एक मेजर बेनिफिट जो है वो खाली एक तबके को जा रहा है, जो मीडियम साइज्ड जिससे सरकार ये टैक्स लेती है उसको कोई बेनिफिट नहीं है। ज़्यादा सारा का सारा टैक्स सब्सिडीज़ में चला जाता है, फार्मर्स की सब्सिडीज़ में चला जाता है। लेकिन जो टैक्स पेयर है उसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी होना, हमारे देश में जो इंश्योरेंस है वो बहुत वीक है। तो सरकार को जो ये पैसा जो इकट्ठा करती है टैक्स पेयर से, उस टैक्स पेयर की एक सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। उसकी एजुकेशन के लिए थोड़ा सा इस बजट में ऐसा प्रावधान लाना चाहिए था मेरे हिसाब से कि जो टैक्स पे कर रहा है एटलीस्ट वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका मेडिकल प्रीमियम जो है वो सरकार दे, ताकि उसमें एक ऐसी भावना आए कि जो मैं दे रहा हूँ मुझे उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। ये मेरा एक मतलब सरकार से हमेशा ये उम्मीद रहती है कि किसी से यदि हम टैक्स ले रहे हैं, 30% का टैक्स ले रहे हैं, 100 रुपये, मतलब यदि आप 100 रुपये कमाते हैं तो 30 रुपये सरकार ले रही है, तो उस 30 रुपये में से यदि 1% भी इंश्योरेंस प्रीमियम
सरकार दे दे तो इससे जो टैक्स पेयर है उसको एक सरकार से जुड़ाव महसूस होगा कि हम किसी को देते हैं तो हमें उसके बदले मिलता है। बहुत अच्छा जवाब था एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक, एक आम आदमी कैन टोटली रिलेट विद योर आंसर कि हाँ, ये भावना कहीं ना कहीं है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, बदले में मुझे क्या मिल रहा है। आई स्टिल लिव विद अ ग्रेट इनसिक्योरिटी। थैंक यू फॉर योर आंसर। बट अगर हम इसको इस नजरिए से देखें, सो डू वी हैव ओनली वीक पॉइंट्स इन आवर टैक्सेशन सिस्टम? क्या सिर्फ ऐसा ही? क्योंकि मैंने देखा जब कोविड के टाइम पे आप, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में आप कोविड एरा को लाए और लोगों को बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी आप पे, आपने कहा कि इस इनकम टैक्स से, इस बजट से उनको मिलनी थी, बट ड्यूरिंग कोविड एरा गवर्नमेंट ने टीडीएस कम किया था। इफ आई प्लीज करेक्ट मी, यू आर एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? जो टीडीएस डिडक्शन हुआ था, क्या वो एक विन विन सिचुएशन थी आम आदमी के लिए, या वो एक विन विन सिचुएशन थी गवर्नमेंट के लिए? आप प्लीज हमें बताइए। जसप्रीत जी, इस जो टीडीएस की आपने बात करी कि कोविड टाइम में सरकार ने टीडीएस के रेट्स कम किए, टीडीएस के रेट कम करने से कहीं पे भी ये नहीं होता कि जो टैक्स पेयर है उसका टैक्स कम गया। टीडीएस रेट कम करने का खाली ये मतलब था कि जिसने टैक्स काटना है वो अब 10 रुपये ना काट करके वो 7.5 रुपये काट रहा था। लेकिन अल्टीमेटली जब टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल करनी थी और टैक्स देना था तो उसको पूरा टैक्स देना था। मेरे हिसाब से तो जब टैक्स पेयर को अपना टैक्स कैलकुलेट करना था तो उसका, क्योंकि टीडीएस कम कटा तो उसको टैक्स पे भी ब्याज देना पड़ा। फिर तो एक टैक्स पेयर के लिए तो ये एक इंसेंटिव ना हो करके ये एक तरीके से और बर्डन था, लायबिलिटी थी। एक उसका टैक्स एक डेट पे कम कटा, लेकिन अल्टीमेटली जब उसने अपना फाइनल, जब वो अपना टैक्स जमा करने जाता है तो उस वक्त जो है उसको अपना वो जो 2.5 रुपये की सरकार ने रियायत करी उसके ऊपर उसको ब्याज भी देना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी सरकार कोई रियायत देती है तो वो रियायत एक्चुअल में होनी चाहिए, वो खाली दिखनी नहीं चाहिए। राइट। एंड वही मुझे लगता है एक एक्सपर्ट जो आते हैं उनका आउटलुक आता है, क्योंकि अगर आम आदमी को बोला जाए कि आपको टीडीएस में रियायत दी गई है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। बट हमने सुना इस बजट में सीनियर सिटीजन्स को लेके बहुत से प्रोविजंस आए हैं। हाउ डू यू लुक एट दोस कि सीनियर सिटीजन को अब टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा? क्या ये एक एडवांटेज है अब सीनियर सिटीजन्स के लिए? जसप्रीत जी, जो सीनियर सिटीजन्स का जो आप बात कर रहे हैं वो पिछले बजट में आया था, जो 2021 का बजट था, लेकिन उसके अंदर भी इतने सारे राइडर्स लगाए गए कि सीनियर सिटीजन को रिटर्न नहीं फाइल करनी। इसको पॉपुलेट किया जाता है, इसको एडवर्टाइज किया जाता है कि सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए पता नहीं क्या रियायत कर दिया। लेकिन यदि हम उस प्रावधान को देखते हैं तो वो इतने सारे राइडर्स के साथ आता है कि यदि सीनियर सिटीजन ने खुदा ना खास्ता अपनी रिटर्न छोड़ दी तो पहली बात तो आजकल इतने व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, गवर्नमेंट के मैसेजेस आते हैं, ईमेल आती है कि जब वो देखेगा मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी तो हर 15 दिन बाद उसको मैसेज आता है आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, रिटर्न फाइल नहीं करी। तो उसके दिमाग में एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है। रात को 11 बजे मैसेज आता है आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। तो सीनियर सिटीजन्स तो वैसे ही एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि उनको बार बार इतना इंटीमेट किया जाएगा, और इतने सारे राइडर्स के साथ था। उदाहरण के तौर पर खाली ये स्कीम उन सीनियर सिटीजन के लिए लागू थी जिनको खाली एक ही जगह से ब्याज आ रहा हो। अब सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी मल्टीपल बैंक अकाउंट्स नहीं थे उसमें। तो और दूसरा फिर सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन को बैंकर को देनी थी, और बैंकर ने बताना है कि आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता। तो बैंक में तो जब हम जाते हैं तो उस वक्त, क्योंकि बैंकों के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा है कोविड के टाइम में, तो बैंकर एक सीनियर सिटीजन का टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा? वो अपनी बैंकिंग की सर्विसेज देगा या आपको टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज देगा? तो इट वाज नॉट ए गुड मूव अकॉर्डिंग टू मी। यदि आपको कोई चीज़ देनी है तो वो खुले दिल से दें। जब भी आप कोई एग्जम्पशन देते हैं या कोई रियायत देते हैं तो उनको इतनी सारे राइडर्स के साथ देते हैं कि वो प्रैक्टिकल उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। So Amal ji, I'm loving the conversation and I'm sure हमारे दर्शक भी इस conversation से बहुत कुछ समझ रहे होंगे, ले रहे होंगे, and we have numbers displayed। आपको अगर कोई question है, कुछ आप हमसे जानना चाहते हैं, our experts would be more than happy to answer your questions। And in the meantime, let's take a break and come back soon। Thank you। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से।
ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। वेलकम बैक। एंड जैसे कि हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत गर्म और बहुत गहन होती जा रही है, हम रुक करते हैं एक बार फिर जीएसटी की तरफ, जहां पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज करी विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक आम आदमी होने के नाते मुझे क्रेडिट समझ में आता है। आपने कहा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसको ईज आउट करने के लिए, बट मैंने आपसे जैसे पहले भी पूछा था कि एक टैक्स पेयर होने के नाते मैं किन चीजों का ध्यान रख सकती हूँ ताकि मेरे को क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम ना हो। सप्लायर के एंड से क्या ध्यान रखा जा सकता है और मेरे एंड से क्या ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए तो ये ध्यान सबसे पहले रखना जरूरी है कि अपनी कंप्लायंसेस को टाइम पर करें। कभी भी किसी चीज को डिले नहीं करना चाहिए। और सेकंड जो बात है, जो आईटीसी डिनाई करने की जब जब ये बात उठती है कि रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो अधिकतर ये तब होता है जब सप्लायर का फॉल्ट होता है। तो एक रेसिपिएंट के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि अपने वो सप्लायर पर कंट्रोल कर पाए। बट अगर रेसिपिएंट कुछ बातों का ध्यान रखे कि ऐसे ही व्यक्ति के साथ काम करे जिसको वो जानता है, जिसकी जगह का उसको मालूम है, तो वो जो सप्लायर है वो कभी भी अपनी रिटर्न को डिले करने की गलती नहीं करेगा। क्योंकि यदि उसकी वजह से रेसिपिएंट को नुकसान होता है तो रेसिपिएंट कभी भी उस सप्लायर से दोबारा गुड्स को नहीं खरीदेगा। तो इफ यू आर डीलिंग विद अ जेन्युइन सप्लायर तो ये आपको दिक्कत फेस करनी नहीं आएगी। सेकंड, मैं जो एक बात चाहता हूं, जिस बात का रेसिपिएंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसका ही रजिस्टर्ड होना चाहिए अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो नंबर लेते हैं किसी प्रोफेशनल के थ्रू, चाहे वो अकाउंटेंट हो, सीए हो, एडवोकेट हो, एनीवन। तो जो नंबर और ईमेल आईडी होता है वो उस प्रोफेशनल का रजिस्टर्ड होता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एसएमएस, बहुत ज्यादा ईमेल भेजती है तो यस, बट अगर वो ईमेल या जो मैसेजेस हैं यदि वो उसके अपने नंबर पर नहीं आ रहे हैं या उसकी ईमेल आईडी पर नहीं आ रहे हैं, देन ही विल नेवर बी अवेयर ऑफ दिस कि उसकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है या उसके खिलाफ कोई नोटिस जारी हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। वो कल को इस बात की प्ली लेना उसके लिए इतना इजी नहीं रहता कि मुझे पता नहीं चला। गवर्नमेंट कहेगी जब आपने नंबर लिया था, रजिस्ट्रेशन लिया था जीएसटी का, तो आप अपना नंबर डाल देते, आप अपना ईमेल आईडी दे देते, आपने दूसरे का ईमेल आईडी क्यों यूज किया? तो ये एक्सक्यूज उसको मिल नहीं पाएगा अगर वो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखे कि ठीक सप्लायर के साथ काम करे। हाँ, और सप्लायर को बोल भी दे, क्योंकि एक जेन्युइन हार्डशिप भी हो सकती है। यदि सपोज करो सप्लायर की फैमिली में कुछ हो जाए या कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो जिसकी वजह से सप्लायर अपनी रिटर्न ना भर पाए, तब भी रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो एक जेन्युइन केस भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं सरकार को कहीं ना कहीं एक राइडर लाना चाहिए, एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी स्थिति का जरूर एक्सेप्शन जहां या हाँ कि ऐसे केस में जहां बिल्कुल जेन्युइन केसेस हैं, जहां पर ये इजीली प्रूव किया जा सकता है कि रेसिपिएंट को हार्डशिप नहीं मिलनी चाहिए ड्यू टू मिस्टेक ऑफ समवन एल्स, वो बेनिफिट उसको
मिलना चाहिए। ये मेरा व्यू है। सो मुझे जो इस कॉन्वर्सेशन से समझ आता है देवेंद्र जी, कि अगर मैं एक जेन्युइन सप्लायर को चूज करती हूँ, मैं अपने क्रेडेंशियल्स को इन प्लेस रखती हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक सैनिटी चेक आपने हमें बताया है कि इन 2 चीजों का जसप्रीत अगर ध्यान रखते हो तो आप इस तरह की सिचुएशन में नहीं आओगे, आपको जो टैक्स क्रेडिट मिल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई एम श्योर ये तो बेसिक चेक है, एज एन एंटरप्रेन्योर कोई भी इन बेसिक चीजों का ध्यान रख सकता है। बट एक और जो पॉइंट मुझे आपके कॉन्वर्सेशन से मिला वो ये है, आपने कहा कि सप्लायर को जो डिनाइल होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका एक मेन रीजन सप्लायर होता है। क्या इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं जहां मेरा डिनाइल हो सकता है? जो दूसरी कई बातों का जो हमें ध्यान रखना पड़ सकता है वो ये है कि जब कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को जी, तो उस पूरे साल से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ मैं सितंबर की रिटर्न तक ले सकता हूं। सितंबर की रिटर्न जो हम भरते हैं वो 20 अक्टूबर तक भरी जाती है। तो 20 अक्टूबर के बाद मुझे पिछले कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी नहीं मिलेगा। सो आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि मैं अपना सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट 20 अक्टूबर तक फाइल की गई रिटर्न तक क्लेम कर लूं, डिले ना करूं। अपने सारे कंप्लायंसेस को यदि मैं टाइम पर कर रहा हूं तो मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं लगता कि आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। So that's how I understand कि एक्सपर्ट एडवाइस कहाँ आती है, क्योंकि जैसे कि मेरी गुप्ता जी से भी बात हुई, जैसे मेरी आपसे भी बात हुई, आई अंडरस्टैंड कि बहुत छोटे छोटे इंटीग्रिटी से चीज़ों को देखने का नजरिया है, जहाँ पे वो एक्सपर्ट अप्रोच चाहिए उन चीज़ों को देखने के लिए। एंड द कॉन्वर्सेशन हैड बीन वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर हमारे दर्शक और भी बहुत कुछ जानना चाहते होंगे ये 2 रेवोल्यूशनरी टॉपिक्स के साथ, जहां हम लेके आए हैं जीएसटी एंड इनकम टैक्स experts together on this show. Please write to us, mail us your questions. We'll be more than happy to answer your questions, and we look forward to connect with you next week. Thank you. आप सभी बाहर घूमने जाना चाहते हैं, बच्चे कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। पत्नी रोज़ कहती है कि कहीं बाहर ले चलो, पर आप ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कहीं बाहर जाएंगे तो 10-15 हज़ार खर्च हो जाएंगे, 4-5 दिन की ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, कोई महंगी टिकट ट्रेन या फ्लाइट की लेनी होगी, टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक होटल बुक कीजिए, नाइट का डिनर बाहर कीजिए, अगले दिन का ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिलेगा। एक बहुत छोटा सा वेकेशन, बट एक बहुत अच्छी यादें आपके अपने परिवार के साथ। हमारे बहुत सारे क्लाइंट अपनी फैमिली के लिए एक वीकेंड पर आसपास होटल बुक करते हैं। ताकि ड्राइव से बच सके, कम ड्राइव करनी पड़े, बच्चों को खेलने की एक नई जगह हो जाए, पत्नी को खाना ना बनाना पड़े और सभी लोग एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकें। आप मंडावा के हवेलियों में जाइए, भरतपुर के जंगलों में जाइए, लखनऊ के छोटे या बड़े इमाम बाड़ा में जाइए, और ये सब कुछ सिर्फ 2000 या 5000 रुपये में हो जाएगा।
और आप इसी ये चीज़ हमसे EMI में भी ले सकते हैं। मैं अनुज बंसल, CEO ऑफ एमिगोज अलायंस, हम आपकी यादों को यादगार बनाते हैं। हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि आपके शहर के आसपास आप कहाँ और कैसे घूमने जा सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले हफ्ते हम आपको कुछ और टिप्स बताएंगे बजट और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। धन्यवाद।